हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बिहार बोर्ड द्वारा जारी इंटरनेट मॉडल के साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में है ना कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो जो पौधे में जनन अंग जो होते हैं ना, वो पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ? पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र। देखिए चित्र इस तरह से बनाए होंगे, इस तरह से। यहाँ पर अंडाशय होता है इस तरह से। ठीक है, ऐसा चित्र आप लोग याद करिए, बनाए होंगे। ठीक, वर्तिकाग्र वर्तिका। तो इस पुष्प के भीतर ही क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? अंडाशय पाया जाता है। तब पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तब पुष्प में पाए जाते हैं। आगे देखिए, अगला है ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? जानवर में होगा? इंसान में होगा? नहीं। प्रकाश संश्लेषण की किस में होगा? हरे पेड़ पौधे में होगा। अब काहे हरे पेड़ पौधे में होगा? अब प्रकाश संश्लेषण पहले होता क्या है? तो देखिए यही जान जाइए कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, उस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा जो पौधा अपना भोजन तैयार करता है, ओकरे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण केकरा में होगा? तो कहिएगा कि हरे पेड़ पौधे में। जंतु कवक इस कोई में नहीं होता है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो जल से निकलता है। ठीक है, जल का सूत्र H2O। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो किससे निकलेगा? जल से निकलेगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जो जठर ग्रंथियां है वो पाई जाती है अमाशय में। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। अब देखिए जान जाइए कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। ग्लाइकोलिसिस है क्या? तो देखिए पहले इतना समझिए, ग्लाइकोलिसिस जो है ना, श्वसन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। बस प्रथम चरण, जो श्वसन हम लोग सांस लेते हैं ना, उसका प्रथम चरण ग्लाइकोलिसिस होता है। अब पूरा इसका विस्तार रूप में जानिए। देखिए ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटन कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था। हम क्या बोले? श्वसन की प्रथम अवस्था है, जो कोशिका द्रव में होती है। बताए ना कि कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मतलब क्या? ऊर्जा। जो हम लोग खाते हैं ना खाना, तो कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज का जो आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का संयोग ओकरा में बहुत कम होता है, जेकरा कारण ग्लूकोज है ना, एक अणु से पार्विक अम्ल के दो अणु में दो अणु बनते हैं और कुछ ऊर्जा एकरा से मुक्त होती है। ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। समझ में आ गया? कोशिका द्रव का मतलब क्या होता है? देखिए हमारा जो शरीर होता है ना, वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारा कुछ होता है। तो इसी ग्लाइकोसिस कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ना, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो देखिए इथाइल अल्कोहल जो है वो बनता है अवायवीय श्वसन से। अवायवीय श्वसन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल जल और कुछ ऊर्जा बनता है, थोड़ी सी ऊर्जा बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ऊर्जा बनता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ना कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि। कहीं कहीं दे देता है कि मास्टर ग्रंथि भी दे देता है। कौन दे देता है? मास्टर ग्रंथि। तो देखिए तीन तरह से इससे क्वेश्चन पूछेगा। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो कहिएगा पीयूष ग्रंथि चाहे पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को का एक और नाम क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि चाहे मास्टर ग्रंथि, किसी तरह से दे सकता है। इसको इंग्लिश में मास्टर ग्लैंड कहते हैं।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो पौधे के वायवीय भाग से, ठीक है, वायवीय का मतलब होता है ऑक्सीजन, जहां से ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? पत्ती से निकलता है। तो पत्ती में क्या होते हैं? छोटे छोटे रंध्र होते हैं। तो जल का ह्रास, जल की कमी की क्रिया क्या कहलाई? तो जल निकलेगा। आप ही बताइए, जल जल क्या होता है? वाष्प के रूप में पौधा में होता है। तो जल निकलेगा तो क्या कहिएगा? वाष्प निकल रहा है। तो वाष्प निकल रहा है तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। ठीक, समझते चलिए। ठीक, याद कोई नहीं करना है, आपको समझ जाइएगा ना तो अपना मन ही याद हो जाएगा। घेंघा रोग पनपता है। तो घेंघा रोग कैसे होता है? तो कहिएगा आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा, घेंघा को गलफूली की बीमारी भी कहते हैं। गाला फूल जाता है। कोई कोई के आदमियन के देखे होंगे ना कि जो गर्दन में का है ना कि पट्टी बांध के चलता है, गला फूल जाता है उन लोग के गला। ठीक, तो घेंघा रोग केकरा से पनपता है? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो चिपचिपे द्रव को लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? चिपचिपे द्रव को लसिका। लसिका कैसा होता है? तो हल्का पीला और चिपचिपा होता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लिम्फ और हिंदी में कहते हैं लसिका। बकलोलवा को हिंदी में भी लिखना चाहिए था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। रक्तचाप का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिसको आप लोग शॉर्टकट में जानते होंगे, बीपी नापे। नहीं कहता है कि बीपी नपवा ले ला? तो हाँ, नपवा ले ली। ठीक है। तो बीपी क्या होता है? 120/80 होता है। सामान्य रक्तदाब इसी के बीच में होता है। ठीक है, इससे भी 120 से ज्यादा रहेगा तो कहेगा कि बीपी हाई हवा। 80 से नीचे रहेगा तो कहेगा बीपी लो हवा। ठीक, तो रक्तचाप मापने वाला उपकरण जो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टरवा नहीं चाप के फुला फुला के क्या करता है? हाथवा में लगा देता है बाह में। तो उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। तो अभी तुरंत बताए वाष्प केकरा से निकलेगा? तो पौधे से ना निकलेगा, तो पौधा से, पौधा में होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है? तब खुला परिसंचरण जो पाया जाता है ना वो कीट में पाया जाता है। पहले समझिएगा, अभी ऑप्शन मत देखिएगा, ठीक है। कीट में पाया जाता है। और किस में कह सकते हैं? कीट हो गया, झींगा हो गया, और बहुत सारा ऐसे छोटा छोटा जीव, कॉकरोच हो गया, इस सब में खुला परिसंचरण पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। ऊंट में पाया जाएगा नहीं, घोड़ा में नहीं, मानव में नहीं, किस में पाया जाएगा? कॉकरोच में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल का मतलब द्रव, द्रव माने पानी जैसा। अब संयोजी ऊतक, तो ऊतक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर मार दिए बी। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है ना, यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम से ही बना है यूरिया। आप लोग जानते होंगे यूरिया के कारण मूत्र गंध भी देता है। तो मूत्र का जो पीला रंग जो होता है ना वो केकरा कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी माने जेकरा में नरो पाया जाएगा आ मादा, माने ओकरा में पुरुष पुरुष के भी कुछ लक्षण होगा, महिला के भी कुछ लक्षण होगा। उस ओकरा कहते हैं उभयलिंगी, माने ओकर दोनों लिंग है। पुरुष वाला भी है ओकरे में और मादा वाला भी है ओकरे में। तो वो किस में पाया जाएगा? तो केंचुआ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है ना उसका नाम है डीडीटी। क्या है? डीडीटी। अब इसका फुल फॉर्म जानिए कि डीडीटी होता क्या है। तो देखिए डीडीटी एक रसायन है, ठीक है, दवाई है। आप लोग पाउडर के रूप में मिलता है। तो जाके मांगिएगा दुकान पर, डीडीटी दे देगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरो एथेन, इसी तरह से कुछ करके नाम है। तो यानी जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला कौन रसायन है? डीडीटी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी होगा।
क्या होगा प्राथमिक पहला जो पेड़ पौधा होता है उत्पादक होता है, और उपभोक्ता क्या होता है, जो पेड़ पौधे को खाता है या जंतुओं का शिकार करता है, उपभोक्ता कहलाता है। तो पहला उपभोक्ता कौन होगा, शाकाहारी। तब ना शाकाहारी को खाएगा मांसाहारी चाहे सर्वाहारी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से एक भूमिगत, भूमि के अंदर जल का उदाहरण कौन है। भूमिगत का मतलब होता है भूमि के जल के, भूमि के अंदर जल। तो भूमि के अंदर जल कौन होता है, कुआं के अंदर होता है। कहिए अगर अब कुआं के पानी ऊपरे ऊपरे बहता रहता है, नहीं ना, भूमि के अंदर बहता है तो कौन होगा, कुआं होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि प्राकृतिक चयन प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जो कहलाता है ना, वो डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, डार्विनवाद, क्योंकि डार्विन ही ने दिया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, अभी तुरंत बताए, उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाएंगे, उत्पादक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या है। तो भैया अंडोत्सर्ग जो स्त्रियों में अंडा का उत्सर्ग होता है, वो होता है FSH के कारण। क्या होता है, FSH के कारण। अब जानिए कि FSH क्या होता है। ठीक है, कि FSH क्या होता है। तो देखिए FSH जो होता है ना, इसको हिंदी में, चाहे इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक। अब ये क्या होता है कि यह हार्मोन महिलाओं और पुरुष दोनों में इसके शरीर में बनता है, जबकि शुक्राणु व अंडे या अंडाणु बनाने में मदद करता है। तो अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का मतलब क्या होगा, अंडाणु बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा FSH। ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि लैंगर हैंस दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो लैंगर हैंस दीपिकाएं जो होता है ना, मनुष्य के अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में। देखिए अग्नाशय कहाँ होता है, तो देखिए पहले ईमानों का हो गया ना चित्र। ठीक, ये मुंह से हो गया कनेक्शन, ये नाक से हो गया कनेक्शन। यहाँ से बढ़िया से नहीं बन रहा है। ये होता है अमाशय। ठीक, यही होता है अग्नाशय। पेड़ के पतई जैसा एकर चित्र होता है। तो एकरे में छोटा छोटा इसे द्वीप टाइप के बना होता है, द्वीप टाइप के। ठीक है, इसी को कहते हैं लैंगर हैंस द्वीप। अब जानिए कि अग्नाशय क्या काम करता है। तो अग्नाशय काम करता है चीनी को पचाने में मदद करता है। चीनी को पचाने में पचाने में मदद करता है। ठीक है, चीनी को पचाने में भी मदद करता है, एकरा से बहुत सारा एंजाइम भी निकलता है जो भोजन को भी पचाने में मदद करता है। आगे देखिए अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ, थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन के कमी से ना थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, फूलने लगता है, जेकरा कारण घेघा रोग हो जाता है। आगे देखिए अगला है कि नीसल कणिकाएं पाई जाती है। तो नीसल कणिकाएं जो होती है ना, न्यूरॉन में पाई जाती है। नीसल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन में। ये है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, इस तरह से पौधा टाइप के होता है। पौधा नहीं होता है जी, सॉरी, पौधा नहीं होता है। ये हमारे मस्तिष्क में होता है, और इसका जाल जो होता है पूरे शरीर में फैला होता है। अब जानिए कि न्यूरॉन करता क्या है, ये अंतिम सिरा होता है न्यूरॉन का। न्यूरॉन करता क्या है। तो न्यूरॉन काम करता है किसी सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम। शरीर में कहीं चोट लगा, सूचना मिला मस्तिष्क को, कैसे मिला, कहिएगा कि न्यूरॉन दिया। किसने दिया, न्यूरॉन दिया। क्यों, क्योंकि न्यूरॉन है। अब कहीं मान लेते हैं कोई गर्म चीज छूते हैं, तुरंत हटा लेते हैं हाथ। क्यों, क्योंकि न्यूरॉन कह रहा है कि नहीं, ये आपका गर्म चीज है, इसको छूने से हाथ जल जाएगा। तुरंत मस्तिष्क को सूचना। कभी कभी डॉक्टर क्या करता है ना कि आपको सुई दे देगा, इंजेक्शन दे देगा, कहीं कहीं घाव किन्हीं को हो जाता है तो इंजेक्शन दे देता है, और वहां के भाग सुन हो जाता है, और घाव के इलाज कर देता है। क्या करता है, न्यूरॉन के वहां वहां तक के जितना का न्यूरॉन है वो सब सुन कर देता है। ठीक है, आगे देखिए तो ये न्यूरॉन क्या करता है, सूचना देने का काम करता है। और निसल कणिकाएं, हाँ हम लोग पढ़ रहे थे निसल कणिकाएं। तो निसल कणिकाएं न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष में पाया जाता है, तंत्रिकाक्ष में। ठीक, न्यूरॉन में पाया जाता है, न्यूरॉन के कहाँ, तंत्रिकाक्ष में। तो पहले निसल हो गया ना, निसल कणिकाएं कहाँ पाया जाता है, न्यूरॉन में पाया जाता है। आगे देखिए अगला है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का लगभग होता है वजन, मानव मस्तिष्क का 1.5 kg। ठीक है, अब कहिएगा कि 1.5 kg तो इसमें है, इसमें है। तो देखिए लगभग कहने का मतलब कि इसके बीच में,
एकरा से बीच में नहीं। तो देखिए 1.2 से 1.4 के बीच में लगभग मान लिया जाता है 1.5 केजी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 1.2 से 1.4 केजी के बीच में। आगे है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। तो पहले निकट है ना, तो निकट में कैसे, निकट के लिए अवतल चाहिए, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में बनता है आभासी, आभासी को कहते हैं काल्पनिक, इसको काल्पनिक भी नाम है, ठीक है, काल्पनिक। उत्तल में दूरदृष्टि के लिए चाहिए उत्तल, तो उत्तल में बनता है वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, वास्तविक। तो इसका आंसर कौन होगा, काल्पनिक होगा और वास्तविक होगा। क्या दिया है, कुछ दिया नहीं, उल्टा दे दिया है, काल्पनिक उल्टा। तो देखिए काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। पता नहीं कैसे आंसर दिया है इसका, ऐसे सी होना चाहिए, आपके बुक में डी दिया है, देख लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर माने गाड़ी के बगलवा में जो ड्राइवर जहाँ बैठता है ओकर बगल में एगो शीशा पीछे देखने के लिए नहीं होता है, ओकरे साइड मिरर कहते हैं। तो उत्तल दर्पण प्रयोग होता है क्योंकि एकरा में छोटा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए अगला है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस में किस, अभी तुरंत बताए कि काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आगे देखिए अगला में है ना कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि आकाश का रंग नीला, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है, परिणाम है। तो प्रकाश के परिकिरण, प्रकाश के प्रकिरण के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देते हैं। अगला है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो ओकर क्षमता कितना होगा। तो 50 सेंटीमीटर है ना, तो 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदले तो 50/100 लिख सकते हैं, 1/2। ये मीटर में हो गया, ये क्या बराबर हो गया, एफ बराबर फोकस दूरी बराबर, अब पी बराबर चूंकि जानते हैं 1/एफ, तो 1/एफ का मान 1/2। अब दो को ऊपर भेजा देंगे तो दो, दो क्या होगा, मीटर होगा। मीटर को हम क्या क्षमता को किस में लिखते हैं, डायोप्टर में लिखते हैं, तो इसलिए 2 डायोप्टर होगा। अब देखिए प्लस में कि माइनस में, तो उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो इसलिए प्लस में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे देखिए अगला है ना, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है, 5, 3 मत याद रखिएगा, गलती हो जाएगा। आगे है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी पेशी द्वारा, पक्षमाभी पेशी द्वारा ही अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि यही कभी बड़ा जब खुलता है तो बड़ा हो जाता है, जब पचकता है तो लेंसवा पतला हो जाता है। तो लेंस के फोकस दूरी में किससे परिवर्तन किया जाता है, पक्षमाभी पेशी द्वारा। आगे देखिए अगला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कितने होते हैं जी, 2 नियम। अगला है कि फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक लेंस होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो, एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो वह गुजरेगी फोकस से। आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण पर कोई मान लेते मुख्य अक्ष है, लंबवत आपतित होती है तो कहाँ से गुजरती है, तो एफ से गुजरती है, यानी फोकस से गुजरती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला कि यदि एक प्रिज्म में एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगर कोई एगो किरण गुजरेगा ना तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, तो कौन करेगी, गतिमान हवा जो गति से आएगी वही ना कुंडलिया को घुमाने का काम करती है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है। तो अवतल लेंस की शक्ति क्या होता है, तो अवतल लेंस की ऐसे भी शक्ति क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन है ना कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का जो सुचालक है वो है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, दोनों कार्बन का ही अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। ठीक है, बाकी आंसर होगा ग्रेफाइट। सुचालक कहा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर, तो 1 मीटर में कै सेंटीमीटर? तो कहिएगा 100 सेंटीमीटर। ये क्या है? त्रिज्या है, माने आर है। तो एफ क्या होगा? क्या पूछा है? फोकस दूरी पूछा है ना। तो एफ बराबर फॉर्मूला आर बटे 2 होता है। तो आर का मान 100 और 100/2 यानी 50 बार में कटा दीजिए, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित होती है। पहले ये भैया समझ लीजिए ना कि ये क्या है? कांच है। क्या है? कांच। ठीक है, पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, कांच। आ कांच में अगर कोई मान लेते हैं ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। ठीक, अभिलंब। जब जो कांच, कांच को कहते हैं सघन माध्यम, काहे कि घना है। और हवा को कहते हैं विरल माध्यम। विरल माने जैसे नहीं कहते पंचोछर आ एगो पूरा एकदम जमल आ एगो पूरा पंचोछर। तो हवा क्या है? हवा को हाथ में पकड़ सकते हैं नहीं ना, बाकी कांच को हाथ में पकड़ सकते हैं। तो कांच सघन माध्यम है और हवा क्या है? हवा विरल माध्यम है। तो भैया जब कांच से हवा में प्रवेश करेगा यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा, ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये अभी देखिए जाने का रास्ता इसे था, इस तरह से निकलना चाहिए था इसको। ठीक है, ये वाला इससे जा रहा है ना, ऐसे निकलना चाहिए था। तो क्या हो गया? अभिलंब से दूर हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। अगला क्वेश्चन में है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत होता है वो होता है कोयला। क्या है जी? कोयला। अगला है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो देखिए, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है ना, तिरछी आपतित होती है तो तिरछा आ रहा है। ठीक, कहाँ से? हवा से आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका होगा इसमें विक्षेपण। क्या होगा? विक्षेपण। क्या होगा जी? विक्षेपण। ठीक, विक्षेपण क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि 7 रंग में बटेगा। आगे कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है? तो यह होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वाला धारा, बिजली के करंट, अदिश धारा, बैटरी वाला लाइन। आगे देखिए, अगला है ना कि जस्ता के परमाणु संख्या क्या होता है? तो जस्ता के होता है 30। याद कर लीजिए, जस्ता के परमाणु संख्या 30। अगला देखिए, अगला में है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा या धोबिया सोडा, बतिया वही है। Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक है NaOH। कौन प्रबल क्षारक है? NaOH। दुए गो तो प्रबल क्षारक है, NaOH है, आ एगो KOH है। ठीक है, और बस यही दुगो है, बाकी सब तो दुर्बल ही है। आगे देखिए, अगला है कि हेमेटाइट निम्नांकित में से किस धातु के अयस्क है? तो जो है ना वो लोहा के है। कौन से धातु के अयस्क है जी? लोहा के। हेमेटाइट। लोहा के 3 4 गो अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। ठीक है, ये तीनों जो है लोहा के अयस्क है। अगला है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है फेन पलावन विधि के द्वारा, फेन पलावन करके। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में है ना कि अभिक्रिया 2Zn+O2 रिएक्शन चिन्ह 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, उपचयन अभिक्रिया। आप कैसे जान गए कि उपचयन होगा? ठीक है, देखिए जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, वह उपचयन या ऑक्सीकरण होता है। उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आप ही बताइए कि जेडेन जेडेन में ऑक्सीजनवा जुड़ गया है ना, तो जब जेडेन में ऑक्सीजनवा जुड़ गया है तो हो गया है जेडेन ओ। दूध लिखा है संतुलित करने के लिए, तो जुड़ गया है यानी संयोग कर लिया है। तो संयोग कर लिया है तो यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा? उपचयन होगा।
अगला देखिए, अगला है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। अगला देखिए, अगला में है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। देखिए, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो जल में घुलकर H+ आयन देता है, तो H+ देता है तो आयनित होता है, आयन होता है। ठीक, इसलिए संचालन करता है विद्युत का। अगला देखिए, अगला में है कि अम्ल के बाह्य सॉरी लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पहले लिथियम के परमाणु संख्या जानिए ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3। तो लिथियम के परमाणु संख्या होता है 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 अब 1 होगा। पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 8 गो होता है, तो 8 गो रहेगा तब ना भरेंगे। ठीक है, तो एक ही गो है, तो एक एक कई गो बाहरी कौन है? तो बाहरी कौन है? एक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला देखिए, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? शून्य समूह कहिए, चाहे इसका एक और नाम है 18वें समूह। शून्य समूह चाहे 18वें समूह चाहे 18वें ग्रुप। तो 18वें ग्रुप का कौन तत्व होता है? तो हीलियम होता है। 18वें तत्व या शून्य समूह में 7 गो तत्व होता है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, फिर होता है क्रिप्टॉन, है ना, अगर कर क्रिप्टॉन, जीनॉन, एक और होता है रेडॉन। 6 गो शायद होता है, का तो 6 गो होता है। आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। ठीक है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन। ये सब क्या है? धातु है, तो धनात्मक होगा। आगे देखिए, अगला है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर जो मुक्त होता है वो मुक्त होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कैथोड पर कौन? हाइड्रोजन गैस। आगे देखिए, हमारा शरीर पीएच प्रास के बीच कार्य करता है। तो 7 से 7.8 के बीच काम करता है। हमारा शरीर 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो अम्ल कौन है? ये तो है ही नहीं अम्ल। सोडियम ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड, ये भी अम्ल नहीं है, ये भी अम्ल नहीं है। अम्ल कौन है? H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको प्रबल अम्ल भी कहते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो संश्लेषित सूचक सूचक है मेथिल ऑरेंज। ये सब संश्लेषित नहीं है, बनाया गया अपना से नहीं है, ये सब पौधा से निकलता है। सब हल्दी क्या है? एक पौधा है। लिटमस पत्र क्या है? पौधा से निकलता है। लाल पत्ता गोभी कहाँ से निकलता है? पौधे से ही निकलता है। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया जब करता है ना, कार्बोनिक कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या, कौन सा बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है, तो मैंने सूत्र पूछा है। तो कॉपर पाइराइट का जो रासायनिक सूत्र होता है CuFeS2। ठीक है, CuFeS2। आगे देखिए, अगला है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो सोना। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है? सोना पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इसमें ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा जिंक। कौन हो जाएगा? जिंक। अगला देखिए, अगला है कि किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? ध्यान दीजिएगा भैया। देखिए, अधातु के पहचान कब करेंगे, कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार। तो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 अगर आए ना, इतना आ जाए बाहरी में, तो हम जानेंगे कि अधातु है। क्या है? अधातु है। ठीक, अधातु में धातु कैसे जानेंगे? धातु, तो उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3, इससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे सोडियम क्या है? धातु है, तो सोडियम 11, तो सोडियम के तोड़िए 2, 8, 1 होता है ना, तो देखिए तो 1 आया। अब इसी प्रकार एक सल्फर, सल्फर 16, 16 क्या है? अधातु है, तो 2, 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 6 देखिए, तो 6 6 आ रहा है ना, अधातु है। ठीक, समझ में आ गया। आगे देखिए, अगला है कि पीतल निम्नलिखित में से किनकी मिश्र धातु है? तो आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं, पिताजी याद रखिएगा। पिताजी ट्रिक है। पीतल जो होता है ना, पी से याद रखिएगा, पी से पीतल, पीतल, और ता से तांबा, तांबा, और जी से जिंक, जिंक का मतलब जस्ता, जिंक का मतलब जस्ता। तो पीतल जो मिलकर बना होता है ना, तांबा और जस्ता यानी जिंक से मिलकर बना होता है। तो सीयू, तांबा, कॉपर और जिंक,
ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन समावयी है। तो समावयी जिसमें अणु सूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो उसे समावयी कहते हैं। आप लोग के परिभाषा याद होना चाहिए ना। वो एसीटोन और एसिड एल्डिहाइड है। कौन है? एसीटोन और एसिड एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि CH3O C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है। तो IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है मेथॉक्सी एथेन। क्या है जी? मेथॉक्सी एथेन। इसमें मेथेन भी है और एथेन भी है। अगला है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा का जो बनता है Fe3O4 बनता है। कौन बनता है? Fe3O4। अगला देखिए, अगला है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या है? तो इसका वर्ग संख्या जो है वो है 16वां। क्या है? 16वें में होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है कॉपर। कौन नहीं करता है? कॉपर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टिन है। तो कॉपर और टिन, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या है? तो ब्रोंज। ब्रोंज जो होता है ना, कॉपर और टिन के मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है सोना, सॉरी चांदी। ऑप्शन नंबर सी, चांदी क्या करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगला है कि अयस्क में उपस्थित उपद्रव को कहलाते हैं। तो अयस्क में उपस्थित उपद्रव को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं। तो तन्यता के कारण। किसके कारण? तन्यता के कारण।